नेक्स्ट टॉपिक है हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर का जो सर्किट है एग्जैक्टली सेम है कॉलपिट ऑसिलेटर की तरह, सिर्फ चेंजेस जो है वो उसकी फीडबैक नेटवर्क में है। और चेंजेस भी क्या है, जहाँ C1 C2 आ रहा था वहाँ L1 L2 आ रहा है, और जहाँ L आ रहा था वहाँ C आ रहा है। बाकी सारी जो इसकी सर्किटरी है वो एकदम सेम है और इसकी एनालिसिस भी सेम है। जो थोड़ा बहुत चेंजेस है उसको मैं इस टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। और ये टॉपिक अगर आपको कंप्लीट करना है तो कॉलपिट ऑसिलेटर आपको पहले देखना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो इसका जो AC इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, आपके हार्टले ऑसिलेटर का जो AC इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, उसके अंदर जो L1 और L2 है उसका ये वाला जो सर्किट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें हम L1 प्लस एम और L2 प्लस एम हम लिखना चाह रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब दो कॉइल एक दूसरे से कपल्ड है तो यहाँ पर ये म्यूचुअल इंडक्शन होगा और इसका प्रभाव जो है L1 कॉइल में भी आएगा, L2 कॉइल में भी आएगा। और जो है बाकी सर्किट सेम है ना। तो इसको जब हम और थोड़ा रिफाइन करें तो आपका जो नोड जो दिख रही है या आप पॉइंट जो कहें 1 1 2 और पोर्ट कह सकते हैं इसको 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में जो सर्किट है उसको मैंने रीअरेंज किया है इस नेक्स्ट फिगर में। तो जो 2 और 1 के बीच में था उसको लेफ़्ट साइड में लिया और जो 2 और 3 के बीच में था उसको राइट साइड में लिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और C जो है 1 और 3 के बीच में कनेक्ट है। और इसी को और मॉडिफाई किया हमने, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो पॉइंट 1 है वो तो है आपका L1 प्लस एम और HIE के बीच का पॉइंट, और जो 3 है उसको हमने ऊपर वाली लाइन में लिखा है और 2 जो है ग्राउंड वाली लाइन नीचे बनाई है। तो इसको रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया है। तो जब आप पॉइंट नंबर 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो आपको लोड वहाँ पर नज़र आएगा और वो जाएगा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का हो, एक्सटर्नल इम्पिडेंस का हो या लोड कहें, वो ZL वहाँ आपको 1 और 2 और 3 के बीच में नज़र आएगा। तो आपको इक्वेशन नंबर 3 यूज़ लेनी है। अब इन सर्किट को सिंप्लीफाई तो हमने कर दिया, लेकिन जो इक्वेशन है यानी आपको कॉलपिट ऑसिलेटर की इक्वेशन नंबर 3 तक डिराइव करनी है। तो मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ और कॉलपिट ऑसिलेटर की इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कहाँ से आई थी वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा ये कॉलपिट ऑसिलेटर का सर्किट है। इस सर्किट को इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है उस थ्योरी में थोड़ा सा जो चेंजेस आएगा वो बस फीडबैक नेटवर्क में आएगा, बाकी एग्जैक्टली वही है। तो यहाँ पर मैं आपको, जब आप इसको वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। तो आगे चलते हैं। ये इसका सर्किट हो गया। इक्वेशन नंबर जो 3 है वो कैसा है, तो इक्वेशन नंबर 1 2 आपको दे रखी है। इसको हमने सिम्प्लीफाई किया बीटा ए इक्वल टू 1 करके, तो इक्वेशन नंबर 3 आपको मिल गई। यहाँ पर Z1 Z2 Z3 जो है, ये आपका जो Z1 Z2 और Z3 इक्वेशन नंबर जो 3 में है उनकी वैल्यूज़ क्या है, तो उनकी वैल्यूज़ जो है यहाँ हम इस सर्किट में तो लिख रहे थे Z1 इक्वल टू 1/XC1, सॉरी Z1 इक्वल टू -J/ωC1 इक्वल टू, और Z2 इक्वल टू -J/ωC2 और Z3 इक्वल टू J/L, क्योंकि वहाँ पर C1 C2 और L था। अब यहाँ Z1 Z2 Z3 की वैल्यू चेंज आएगी और वो कितनी हो जाएगी, तो Z1 हो जाएगा आपका J/L1 प्लस एम, ठीक है, और Z2 हो जाएगा J/L2 प्लस एम, Z3 हो जाएगा -J/ωC। ZI जो है वो क्या रहेगा, HIE पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ LM प्लस एम, जो पॉइंट 1 और 2 के बीच में देखने पर आपको मिलेगा। तो ये कॉलपिट ऑसिलेटर अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक को समझने में। तो ZL क्या हो जाएगा, Z3 और ZI का सीरीज़ कॉम्बिनेशन और उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ Z2। तो बस आपको करना क्या है कि यहाँ जहाँ Z1 Z2 Z3 आ रहा है उनकी वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करेंगे तो आपको Z1 Z2 Z3 रखने के बाद में सॉल्व करने पर जो इक्वेशन नंबर मिलेगी 8, उस इक्वेशन के रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमें इक्वेट करना है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। तो आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 8 के बाद में जब हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रखेंगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड का, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC, जहाँ L आ जाएगा आपका L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो इक्वेशन नंबर 9 मिली। और रियल पार्ट जब आप करेंगे तो रियल पार्ट से आपको HFE मिलेगा,
इक्वल टू L1 प्लस एम अपॉन L2 प्लस एम। तो ये आपकी रिक्वायर कंडीशन होगी स्टेबल आउटपुट की, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली है, और ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी इस फ्रीक्वेंसी पर ही आपका आउटपुट जो है जो आउटपुट है वो इनपुट में फीड होगा, या यूँ कहें कि इस सर्किट का जो आउटपुट होगा उसकी ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जो कि L और C की वैल्यू पर डिपेंड करती है, इवन L1, L2 और C की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो आप किसी एक को चेंज करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज आएगी। तो इन जनरल ये जो टैंक ऑसिलेटर है इसमें हम C को ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि L आपका फिक्स रहता है, तो C को आप चेंज कर लें तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर पाएंगे। तो जिस डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपको चाहिए उस फ्रीक्वेंसी के लिए आप C की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको F मिल जाएगा। आगे चलेंगे तो अब हम इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है या ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसमें जो हम फीडबैक नेटवर्क लगाते हैं वो LC या RC फीडबैक नेटवर्क लगाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम उसकी जगह आजकल जो नए पीजो इलेक्ट्रिक जो आपके डिवाइसेस है उनको यूज़ लेते हैं। क्योंकि देखिए इन जनरल एप्लीकेशंस में तो R और C कोई दिक्कत नहीं करते, लेकिन जब हम रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं सिग्नल का, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जब हम करते हैं तो उस वक्त हमारा जो सिग्नल होता है उसमें अगर थोड़ा सा भी इन कंपोनेंट की वजह से चेंज आ गया फ्रीक्वेंसी में तो सिग्नल किसी दूसरे स्टेशन के सिग्नल के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो ऐसी समस्या नहीं आए इसलिए हम LC और RC की जगह पीजो जो आपके सेंसर्स हैं उनको यूज़ लेते हैं, कि या क्रिस्टल ऑसिलेटर कहते हैं जिसको, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल, या फिर इसको क्रिस्टल ऑसिलेटर ही कहते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस है वो 0.002% 0.1% से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसलिए हम जो है इस प्रकार के क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ लेते हैं। लेकिन जब हमें कहीं पर सिर्फ सिग्नल ही जनरेट करना है जिसको ट्रांसमिट नहीं करना है, लैब पर्पज़ के लिए जो है आपका LC ऑसिलेटर या RC ऑसिलेटर यूज़ आता है। क्योंकि जो आपके जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है FM सिग्नल जो होते हैं वो एक तो हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जब होते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ अलॉट की जाती है, तो उन पर्टिकुलर बैंडविड्थ के सिग्नल को ही एक स्टेशन जो है ट्रांसमिट कर पाता है। तो उस सिग्नल से अगर थोड़ा सा भी सिग्नल चेंज हो गया तो आपने देखा होगा कि हम जब ट्यून करते हैं तो हमारा सिग्नल जो है कई बार दूसरा आ जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम कौन सा जो है ऑसिलेटर यूज़ लेते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो वैसे वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में जो है वो हमने पढ़ लिया है LC और RC ऑसिलेटर, या जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहते हैं। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।